जब कमजोर होने लगेगी भाजपा तब आतंकवादी हमला हो जाएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में इस बात को कहने का क्या सार निकाला जा सकता है कि इन हमलों के पीछे कहीं ना कहीं भाजपा का हाथ है? भारत का हिंदू चाहता था कि मुसलमानों की जनसंख्या को कंप्लीटली नियंत्रित किया जाए। क्या मोदी जी अब वो हिंदुत्ववादी नहीं रहे या फिर फीके हिंदुत्ववादी हो गए? Where is India? India has been teaching this world about humanity. Where is humanity in India? आप इमेज के चक्कर में पड़ जाएंगे। इमेज गए तेल लेने, भगाओ कचरा, घर साफ करो। कर पाएंगे मोदी जी? कूदा ही नहीं है कि जब वहाँ पे मुसलमानों की उन्मादी भीड़ लगातार अत्याचार करने लगी, वहाँ पे हिंदू लड़कियां थी, वो कपड़े उतार खड़ी हो गई, भैया जो करना कर लो, जान से मत मारना। तो ये धीमी माइंडसेट है। दूसरे क्षेत्र के कल्चर को उत्तर प्रदेश में जबरदस्ती इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो ये मोदी जी की देन है। देखिए, मोदी जी एक व्यापारी हैं, आम जनता के पास में एक टिटिम्मा है, एक लॉलीपॉप है धर्म की। जब ये कमजोर पड़ेगी, ऐसी दुर्घटना, आतंकी घटना हो जाएगी, फिर लोगों के हृदय में आ जाएगा, हम कैंडल लेके सड़कों पे निकल पड़ेंगे। क्या मोदी जी का पतन भाजपा के पतन के बराबर होगा या फिर इन दो एंटिटीज को अलग अलग बैलेंस किया जा सकता है? ये बताइए कि चंद्रशेखर सिंह क्या रोहिंग्यों का जेनोसाइड करवा सकते थे भारत में? मीडिया भी अब सवाल पूछने लगा मोदी जी से, भाजपा से, आरएसएस से। कौन सा मीडिया पूछे? काफी जगह देखने को मिलता है सर। अभी अमित शाह जी से पूछे गए सवाल। हाँ, तो वो पूछे नहीं गए, पूछवाए गए। अभी मान लीजिए कि मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, इसके रिप्रिकॉशंस आएंगे। मुझको भी थ्रेट आएगा, आपको भी आ सकता है, मुझको तो डेफिनेट आना है। लेकिन क्रिश्चियन मिशनरीज के ऊपर कोई कुछ नहीं बोलता। चले जा रहे हैं वहाँ पे, हॉस्पिटल बना दे रहे हैं, लोगों को कन्वर्ट कर दे रहे हैं, स्कूल बना दे रहे हैं, लोगों को कन्वर्ट कर दे रहे हैं। आज मैं बोलूँ कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करना चाहता हूँ और मैं उस पॉलिटिकल पार्टी के तहत भारत को एकदम ये जर्म फ्री कर दूंगा। सबसे पहला मेरा विरोध करेगा भाजपा का, जो कहेगा नहीं, मोदी जी से बड़ा हिंदू कोई है कि मोदी जी एक हेल्दी रिटायरमेंट लेने के 70% चांस है, और अगर ये नहीं लेते हैं फिर एक बड़ा पेड़ गिरेगा और कई पौधे दबेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे शो अनफिल्टर्ड रियलिटीज़ पर। हमारे वीकली एपिसोड देखा जाएगा के अंदर हमारे आज के खास मेहमान है ईशांत प्रताप सिंह जी। ईशांत जी से हमारी चर्चा आज होगी किस प्रकार से मोदी जी की जो लहर थी उसमें फीकापन नजर आने लगा है। सबसे पहला सवाल हमारा इस प्रकार से रहेगा कि 2014 के अंदर जब मोदी जी आए तो पूरे भारत के अंदर जब भाजपा एक बैक फुट पे जाती हुई नजर आ रही थी, तो वो लहर चली एक कि हर घर मोदी, घर घर मोदी, मोदी 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 लहर चली चारों तरफ, और कांग्रेस को लगभग नेस्तानाबूद करने का इस मोदी लहर ने काम किया। लेकिन 3 बार अब मोदी जी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और इस बार मीडिया चैनल्स के माध्यम से, फ्री मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि मोदी जी का अब वो क्रेज नहीं रहा है, वो फीकापन आने लगा है। क्या ये एक पतन की तरफ इशारा करता है? देखिए, सूरज उगता है, सूरज ढलता है, ये नेचुरल सी चीज़ है। मोदी जी की जो लहर आई थी जी, वो आई थी हार्डकोर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से। मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है भारत में, एक समस्या है वो, और रेडिकल जो सोच है उनकी, उसमें बदलाव नहीं आता है। हिंदुओं से लिबरलिज्म का अप्रोच रखा जाता था, एक्सपेक्टेशन होती थी, तो उसमें एक कट्टर हिंदुत्ववादी इमेज के रूप में वो आए थे। 2002 के दंगों से वो कनेक्ट किए जाते हैं। हालांकि रियलिटी है कि मोदी जी का 2002 के दंगों में कोई खास योगदान नहीं था। उन्होंने खाली उसमें सिर्फ और सिर्फ अपना नाम भजाया। अगर होता तो वो जेल में होते। तो पर इसके तो काफी सारे सबूत भी तो देखने को मिलते हैं। कई एसपी को जेल में डलवा दिया, किसी जज को भरवा दिया, किसी उनके पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर जितने थे वो उसमें खत्म हो गए। ये एक मुश्त राज की तरफ बढ़ हो गए या कर दिए गए। अब राम जाने, हम कहाँ से कुछ बता सकते हैं। हम ऐसा थोड़ा है कि हम सुपीरियर अथॉरिटी हैं या हम सुब्रमण्यम स्वामी हैं कि हमें कोई कुछ बोल नहीं सकता। हम बोल देंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है ना। तो मोदी जी उस चीज़ से प्रसिद्ध हुए और 2014 में इनको लाया गया, क्योंकि जो मुस्लिमों का एक अनसेड फेवर, मतलब एक अनमैच फेवर जो कांग्रेस कर रही थी, तो उससे जनता भी परेशान थी। भाई, मतलब इनको इतना दिए जा रहे हो और बाकी लोग, मतलब मंदिरों से लेकर तमाम जगहों पे बड़ी हालत बुरी थी। कन्वर्जन बढ़ रहा था, बहुत तेज़ी में हो रहा था, अभी भी मतलब कम नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा स्लो हो गया। तो मोदी जी उस फेस के साथ आए थे। लेकिन अब समस्या ये है कि मोदी जी खुद लिबरल हो गए हैं, तो उनकी सामाजिक इमेज जो है इस कारण भी डाउन हुई है। मोदी जी लिबरल हो गए से आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मोदी जी अब वो हिंदुत्ववादी नहीं रहे या फिर फीके हिंदुत्ववादी हो गए? अरे, मजार पे जा रहे हैं, टोपी पहन रहे हैं, तो फिर भाई कहाँ गया मतलब होता है। मतलब पाकिस्तान पहुंच जा रहे हैं, कहीं पहुंच जा रहे हैं, तो क्या मतलब है? मजार पर तो योगी जी है, मजार पर तो योगी जी भी जाते हैं सर। टोपी पहने क्या जाना है? चलो ठीक है, एक मंत्री के तौर पे, एक नेता के तौर पे जा रहे हैं, टोपी पहने क्या? जफर सुरेश वाला कौन है?
पूछिए मोदी जी से कौन क्यों इतना फेवर कर रहे हैं उसको। कौन है एक बार बताइए, बहुत सारी जनता अब नहीं मोदी जानती। जी के दोस्त हैं, मोदी जी ज़्यादा बेहतर बता देंगे, आप उनसे पूछिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मोदी जी के जो ये आपने कहा कि साम्राज्य आते हैं और चले जाते हैं, तो इस साम्राज्य के जाने का कारण, बड़ा कारण क्या मानते हैं आप? क्या इसका एक बड़ा कारण कांग्रेस की मजबूत स्थिति मानते हैं जो पिछले कुछ सालों के अंदर उभर कर वापस आ रही है? अरे यार, कांग्रेस जो है ना वो इतनी पंगु पार्टी है हो चुकी है इस समय, उनको राहुल गांधी के अलावा कोई दूसरा आदमी दिखता है। जैसे भाजपाइयों को मोदी जी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन समझ नहीं आता, अरे मोदी जी नहीं रहे तो देश खत्म हो जाएगा। ऐसा ही कांग्रेस का एक समय पे हाल था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा डायलॉग चलता था। तो इंदिरा गांधी के बाद देश कैसे चलेगा, लेकिन चला ना। तो मोदी जी के बाद भी देश चलेगा, और इनको जाना है क्योंकि दो चीज़ें हैं। एक तो इनकी क्रेडिबिलिटी क्रेज कम हुआ है, विरोधाभास इनके प्रति लोगों के अंदर आ चुका है, बहुत सारी नीतियां इनकी, वो जो ब्लंडर्स मिस्टेक इन्होंने ब्लंडर्स कुछ बड़ी-बड़ी मिस्टेक, यस यस यस, बड़े बड़े वादे कर देना। भैया मैं कहूँ कभी पुरी हो जाता है, कभी पुलवामा हो जाता है, और उरी हो जाता है, कभी पुलवामा हो जाता है। और ये सब चुनाव के इर्द गिर्द में या लोगों की जनभावना उसमें ऐसी हो जाती है, फिर मूवी बना के हम बदला ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्लंडर मिस्टेक तो है। अभी तो आप दिखा रहे थे चाइना को आंख, ट्रंप ने टैरिफ वाला मामला पेल दिया बीच में। अब ये परिस्थिति आ गई है कि भाई क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें। आप बता रहे थे कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हमारी बहुत स्ट्रांग है, ट्रंप ने एक बार में उस पर पानी फेर दिया। आपका तो बहुत घनिष्ठ मित्र था। तो ये जो जनता का मोदी से मोह भंग एक शब्द अगर यूज में लिया जाए तो इसका सबसे बड़ा मोह तो भंग होता ही है जी। अरे भैया, तुम्हारी कितनी भी मतलब मोहब्बत वाली गर्लफ्रेंड हो, तुम उसके लिए दुनिया में आग लगाने जाओ, अगर वो चीटिंग करती पकड़ी जाएगी तो मोह तो भंग होगा ना तुम्हारा। महंगाई बेरोजगारी को एक कारण मानते हैं या सिर्फ धर्म की तरफ भागना महंगाई चाहते हैं? बेरोजगारी, अभी वो E20 वाला ले आया, बायोडीजल वाला ले आया, उसके पहले पेट्रोल में एथेनॉल वाला जो मामला आया। आपने बोला था हम महंगाई के खिलाफ लड़ने आएंगे। जब मैं 2011-12 में बाइक में 100 रुपये का तेल डलाता था, घूमता था, आज वही तेल मुझे 300-350 रुपये का डलवाना पड़ता उतना घूमने के लिए। प्राइसेस कहाँ से लो कर दिए हैं, LPG कहाँ से सस्ती कर दी आपने। भाई आम जनमानस की जो समस्या है वो तो समस्या है ना, आपने कौन सा ऐसा उत्थान कर दिया। अब आप ये बताइए कि एथेनॉल पेट्रोल में ज़्यादा जाएगा तो उससे पेट्रोल के रेट्स लो होंगे, ये बोला गया था। फिर क्या हुआ, आज भी भाई पेट्रोल आपका 94 और के अराउंड है, एथेनॉल परसेंटेज ज़्यादा बढ़ा दिया गया है 94 के अराउंड है, और डीजल आपका जो है वो 87 है। कौन सा तुम बढ़िया काम कर दिया। अच्छा, इसके अंदर एक थोड़ा सा डीप डिस्कशन करें। हाँ, एथेनॉल की जो बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एथेनॉल की जब बात चली थी तब नितिन गडकरी जी ने कहा कि एथेनॉल यूज करेंगे और पेट्रोल को भारत के अंदर अपन 70-75 के ऊपर लेके आ जाएंगे। फिर धीरे धीरे जब पोल खुलने लगी तो उनके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगे कि जो एथेनॉल की कंपनियां हैं भारत की, उन वो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको रन नितिन गडकरी जी के बेटे करते हैं, इसलिए वो एथेनॉल यूज करवा रहे हैं। ये आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए गए। देखिए अब लगाया गया है तो जांच हो जानी चाहिए। मैं नहीं कहता सत्य है कि असत्य है, मैं कहता हूँ जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मौन का कारण भी तो सत्यता की तरफ इशारा करता है। मैं तो कह रहा हूँ कि जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, योगेंद्र यादव स्टाइल। खैर मेन चीज़ जैसे है कि भाजपा सरकार की एक नीति है जो गाड़ियों को लेकर, पेट्रोल को लेकर मेरे को ध्यान आया कि इन्होंने एथेनॉल इंट्रोड्यूस करा है। अब इससे क्या होता है, जो अभी जो E20 वाला चल रहा है उसके चलते पेट्रोल और डीजल गाड़ियाँ जितनी हैं इनके इंजन जल्दी खराब होंगे। तो 15 साल वाला जो नियम है उसके तहत में अब आदमी को हर 15 साल के अंदर नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। अब मैं जा रहा हूँ 50 लाख की गाड़ी या 1 करोड़ की मैं गाड़ी खरीदता हूँ या 25 लाख की मैं गाड़ी खरीदता हूँ। अब मेरी तो एक्सपेक्टेशन ये रहेगी मैं गाड़ी 20 साल चलाऊँ, 25 साल चले। भाई 25 लाख रुपये मैं फंसा रहा हूँ तो चले भाई उतना। ये चाहते हैं कि जो बाइंग का जो बायर है वो चीज़ें खरीदता रहे, उससे GDP हाई हो जाएगी। इससे जो प्रेशर आ रहा है वो आम जनमानस पे ही आ रहा है ना। पर कैपिटा इनकम कम हो रही है और GDP बढ़ रही है, उसका क्या करेंगे फिर? अब ये तो उन्हीं से पूछिए, हम तो भाई अनपढ़ आदमी हैं, हमको तो पता नहीं है GDP क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है। तो मोदी जी लोग और बड़े बड़े लोग, निर्मला सीतारमन बता सकती हैं, मैं कैसे बता दूं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि US में 40-40 साल 30-30 साल पुरानी गाड़ियां भी चलती हैं, लोग उसको रिपेयर करके बढ़िया से चलाते हैं। बहुत सारी हाई टॉप एंड गाड़ियां ऐसी होती हैं जो करोड़ों की रेंज में आती हैं, इनको 20-30 साल चलाते हैं, वो एकदम बढ़िया चलती रहेंगी। अभी प्रेजेंट की नई गाड़ियों से बढ़िया चलती हैं, उनका इंजन भी अच्छे रहते हैं। अब वो गाड़ियाँ 15 साल बाद भारत में कबाड़ हो जाती हैं।
ये समस्या है। वन ऑफ द रीजन इज इथेनॉल। इथेनॉल नहीं, हमारे रूल्स ऐसे हैं, हमारे नियम ऐसे हैं। नहीं, जैसा आपने अभी जिक्र किया कि इथेनॉल से गाड़ियों की जो कैपेसिटी है वो कम होगी, तो अब भविष्य के अंदर इंजन में तो इफेक्ट पड़ेगा ही ना। वही घुस रहा है आपका पूरा इंजन। अच्छा, अब आप रेट भी डीजल के कम नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल के कम नहीं कर रहे हैं, बढ़ा ही रहे हैं हर। वो तो चुनाव के समय में 2-3 रुपए कम कर देंगे, उसके बाद बढ़ा के उससे और ज़्यादा ले लेंगे। अच्छा, वो कौन से की पॉइंट्स थे जिनसे मोदी जी की या भाजपा की कोर हिंदुत्व वाली सरकार बनी, और वो सेम की पॉइंट जिनसे सरकार बनी? पूरा देश 2002 मांग रहा था। भारत का हिंदू दंगा मांगता है देश। भारत का हिंदू चाहता था कि मुसलमानों की जनसंख्या को कंप्लीटली नियंत्रित किया जाए। इनके ऊपर नियंत्रित करने के लिए 2002 जरूरी है। हाँ, ये हिंदुओं की डिमांड थी। आप किसी भी कट्टर हिंदू से उठा के पूछेंगे तो चाहता है कि भाई भारत के मुसलमान कंट्रोल में आए, क्योंकि वो बच्चे पे बच्चा पैदा करते जा रहे हैं। और मोदी जी वही सब चीज़ें बेच के आए थे यहाँ। क्यों नहीं कर पा रहे मोदी जी? अरे भाई, जब तुम्हारी पार्टी के नेताओं की खुद के बेटा बेटियां जो है मुसलमानों में ब्याह रहे हैं, और तुम्हारी पार्टी के नेताओं के जो बिजनेस है वो कतर जैसी कंट्रीज में चल रहे हैं, तो कहाँ से कर पाओगे? अच्छा, कौन से नेता के बेटे का विवाह, कुछ एग्जाम्पल देंगे? मेरे को नहीं पता इस चीज़ के बारे में। देखिए सर, मैं किसी के व्यक्तिगत जीवन नहीं, वो तो विवाह तो हुआ ही है, खुले रूप में होता, बता मैं किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। पर शहनवाज हुसैन की पत्नी किसकी बेटी है, आप जरा पता कर लीजिएगा। अच्छा, और वो कौन से की पॉइंट्स थे जिनकी वजह से सरकार बनी, और वो की पॉइंट्स ही भाई धर्म, वो की पॉइंट्स ही फेलियर बन रहे हैं। हिंदुत्व, पर वो तो अभी भी है। कहाँ है हिंदुत्व? फीका हो रहा है। कौन सा हिंदुत्व है बताइए ना, परिभाषा दीजिए ना मुझे इसकी। किसका हिंदुत्व है? भागवत का हिंदुत्व है या शाह का हिंदुत्व है? किसका हिंदुत्व है ये मुझे बताइए। भारत में उत्तर प्रदेश में गणेश चतुर्थी बन रही है, गणेश जी तो यहां से जाते ही नहीं है। शास्त्रसम्मत तरीके से देखें तो यहाँ गणेश चतुर्थी बना रहे हैं, वो धर्मद्रोह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। कैसे? गणेश भगवान यहाँ से जाते ही नहीं हैं, आप उनको यहाँ पे बाकायदा सजा के जाके नदी में फेंक दे रहे हैं। भगवान तो यत्र तत्र सर्वत्र है। भाई देखिए, क्षेत्र का कल्चर होता है। अब मैं यहाँ से जाके यहाँ के कल्चर को जाके दूसरी जगह पे इम्प्लीमेंट करूँ तो मुझ में और कट्टरपंथी मुसलमान में अंतर क्या रह गया? वो रेगिस्तान में जन्मा हुआ धर्म था जो, उस धर्म में लोग ऊपर से नीचे तक कपड़ा लंबा लंबा पहनते थे, कुर्ता पैजामा, और औरतें बुर्खा ऊपर नीचे तक पहनती थी। अब यहाँ पे आके पहनने का क्या मतलब बैठ रहा है? पहन के घूम रहे हैं क्योंकि वो कह सकते हैं रिजिड माइंडसेट के हैं। अब भाई किसी दूसरे क्षेत्र के कल्चर को उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो ये मोदी जी की देन है। अच्छा, एक आरोप ये भी लगता है कि मोदी जी का जो आत्मविश्वास था वो कहीं ना कहीं अहंकार के अंदर बदलता जा रहा है। उन्होंने चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि अब जो भी भविष्य के अंदर होने वाले चुनाव है वो हम मंदिर के नाम पर जीत जाएंगे, और यही एक बड़ा कारण रहा होगा कि यूपी के इलेक्शंस के अंदर, लोकसभा के अंदर भाजपा को हार का सामना करना। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े प्रसिद्ध प्रवक्ता थे, हैं मतलब मरे नहीं हैं, लेकिन थोड़ा गायब से हो गए, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। 2000 आप ही के उत्तर प्रदेश से बता रहा हूँ, ये पुराने सेकुलर हैं जी, और अच्छे प्रवक्ता थे, तो ये ज़रूरत पड़ने पे अच्छी धनराशि पे कम्युनल हो गए। 92 में जब बाबरी टूटी तो कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस और मुस्लिम संगठनों के बीच में एक मीटिंग हुई जिसमें बोला गया कि हमें कुछ 3-4 मंदिर जो प्रमुख हैं, जैसे कि अपना श्री राम मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर, ये बनारस वाला जो मंदिर चल रहा है, शिवलिंग वाला मामला भी, ज्ञानव्यापी, और एक मंदिर और है, ये हमें दे दो। बाकी पॉलिटिकली फ्यूल्ड मंदिर हमको दे दो। हाँ, बाकी 42,000 मंदिर जिनको तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, हम उन पर नहीं बोलेंगे, और हमें भारत में 50 साल राज करना। ये भाजपा ने कहा। ये उस समय में संघ से जुड़े नेताओं ने और कांग्रेस और उनके बीच में बैठ के एक समंजस बैठा और कहा कि भाई या तो कांग्रेस आएगी या तो भाजपा आएगी, ये वाला सीन चल रहा था केंद्र में। इस बात को पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने एक स्पीच में कह दिया। आफ्टर दैट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गायब से हो गए। अच्छा, उनके उतने मीडिया में सर्कुलेशन नहीं आ रही। उन्होंने बोला कि हाँ ये हमने किया है, हिंदुओं ने किया है। हिंदुओं में किसने किया? संघ ने किया। संघ का नेता कौन है? मोदी जी हैं। मोदी जी संघ का नेता है?
तो क्यों नहीं है, संघ से ही तो बने। अंदर खाने तो ये भी चलता है मोदी जी की संघ से अब इतनी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है। संघ चाहता है कि अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए भाजपा का, और मोदी जी चाहते हैं कि अपना पर्सनल व्यक्ति बिठाया जाए वहाँ। मैं ना एक राजस्थान में ऑर्गेनाइजेशन चलता है क्षत्रिय युवक संघ जी, बहुत प्रसिद्ध ऑर्गेनाइजेशन है, और राजपूत लोग उसके पीछे बड़ा क्रेज में हैं। तो हमने बोला कि भाई आरएसएस जो है उसकी नीति हमारे अगेंस्ट में है, और क्षत्रिय युवक संघ बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है। पूछे कहाँ से, हमारे पहले आरएसएस के ही लोग थे, उनसे अलग हटके इन्होंने बनाया है। तो हमारे मित्र थे, गौरव करवरिया नाम है उनका, हमारे बैचमेट हैं। तो बोलता है कि संघ के ही लोगों से बना है। उन्होंने कहा हाँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं, जो संघ का है वो संघ का है। अच्छा, आप एक आदमी को संघी बना सकते हो, संघी को आदमी नहीं बना सकते। संघी और आदमी दो अलग अलग चीजें हैं। मैंने बोला आप एक आदमी को संघी बना सकते हो, उसे संघी से वापस आदमी नहीं बना सकते। मोदी जी जब सत्ता में आए तो इस प्रकार के नारे दिए कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन अभी अगर हालिया राजनीति के अंदर देखें तो विपक्ष के द्वारा ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने सारी कंपनीज को और सारा जितना भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस था उसको एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन करने का काम किया गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को। इस प्रकार के आरोप कांग्रेस द्वारा और मजबूत विपक्ष के द्वारा लगाए जाते हैं। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी एक व्यापारी हैं। मोदी जी व्यापारी है, शुद्ध व्यापारी है। व्यापार गुजराती के स्वभाव में, उसके हाव भाव में, उसके चाल चलन में है। वो शुद्ध गुजराती व्यापारी हैं और वो व्यापार कर रहे हैं। उनके आने के बाद में व्यापारी वर्ग मजबूत हुआ। आम जनता के पास में एक टिटिम्मा है, एक लॉलीपॉप है धर्म की। जब ये कमज़ोर पड़ती है तो राष्ट्रवाद किया जाती है, जब ये कमज़ोर पड़ेगी तो कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना, आतंकी घटना हो जाएगी। फिर लोगों के हृदय में आ जाएगा, हम कैंडल लेके सड़कों पे निकल पड़ेंगे और कहेंगे कि बदला ले लो, PKMB पाकिस्तान की कर देंगे। और मतलब आप समझ रहे हैं, राहुल गांधी को 4 गाली देंगे। पर वास्तविकता ये है कि समस्या है आपका घर कैसे चल रहा है, आपकी अर्थव्यवस्था में आम जनमानस यानी कि लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास का कितना हिस्सेदारी है। दो बातें आपने भी कही कि जब कमजोर होने लगेगी भाजपा तब आतंकवादी हमला हो जाएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में इस बात को कहने का क्या सार निकाला जा सकता है कि इन हमलों के पीछे कहीं ना कहीं भाजपा का हाथ रहता है? ये कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है, ये भाजपा की प्रवृत्ति है, ये राजनीतिक दलों की प्रवृत्ति है। सत्ता में बने रहने के लिए कभी फौजी का तो कभी आम जनमानस का बलि चढ़ता है। ये प्रवृत्ति रही है। अगर कुछ लोगों के मरने से राष्ट्र एकजुट हो जाता है तो लोग मर जाते हैं। बहुत बड़ा आरोप है सर। ये आरोप नहीं है, मैं तो एक थ्योरी बोल रहा हूँ, मैं तो फिलोसफिकल बातें कर रहा हूँ भाई, मैं कोई फैक्ट थोड़े कह रहा हूँ। ये तो फिलोसफिकल बातें हैं यार। एक बात आपने ये कही कि राहुल गांधी को गाली देने लग जाते हैं। आपने एक आतंकवाद का नाम लिया, एक लिया कि राहुल गांधी को गाली देने लग जाते हैं। तो क्या राहुल गांधी की जो उस प्रकार की छवि बनाई गई, वो एक गुब्बारा बनाया गया कि उसके अंदर पप्पू है, नॉलेज नहीं है, तो वो भी आपको कहीं नॉलेज सब कुछ वो भी खलती होगी फिर आपको? देखिए, राहुल गांधी के साथ दिक्कत यह है कि वो राहुल गांधी सही में बेवकूफ़ है। मजबूत विपक्ष है सर। विपक्ष नहीं है ना, पंगु विपक्ष है। अगर राहुल गांधी की जगह शशि थरूर चेहरा होता तो बीजेपी की हालत पतली कर देता। सचिन पायलट कांग्रेस का चेहरा होता तो बीजेपी की हालत पतली कर सकता है। राहुल गांधी एक बहुत ही मतलब भोला बाला, सीधे साफ दिल का आदमी है। मतलब होता नहीं है गांव का, मैं बेवकूफ़ कहना नहीं, भोले भाले हैं थोड़ा सा। मतलब आज 50 साल से ऊपर के हो गए हैं, युवा नेता ही बने हैं वो, लाखों युवाओं की धड़कन बने हैं। सही से राहुल गांधी को सही समय पे शादी आदि करके बच्चे अच्छे पैदा करके एक कहीं अपना रेस्टोरेंट खोल के बैठ जाना चाहिए था। वो राजनीति के लिए बने ही नहीं है, और यही कारण है कांग्रेस के पतन का। अच्छा, राहुल गांधी बीजेपी इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग पार्टी, कांग्रेस इज अ बुलशिट पार्टी, दैट इज वाई दे आर स्ट्रॉन्ग। विपक्ष है ही नहीं। कौन है विपक्ष में? राहुल गांधी का नाम सुनते ही क्या आता है, मतलब दिमाग में सिर्फ एक इडियट फिगर घूमने लगता है। पर पिछले कुछ समय से तो अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने लाखों किलोमीटर की यात्रा करी है, उन्होंने वोट चोरी के स्कैम को पकड़ा है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं पिछले कुछ समय से। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपके हृदय में कुछ बदलाव आया है पिछले 1 साल में राहुल गांधी के लिए? इतनी आपने उम्र ली है, इसमें
एक साल को हटा दिया जाए तो कुछ बदलाव है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस समय कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसको लेकर मेरे हृदय में बदलाव आए। मैं सीधी बात बता रहा हूं, मुझको चाहिए ऐसा आदमी जो कहे कि मैं रोहिंग्याओं को मार के भगाऊंगा। मुझको चाहिए ऐसा आदमी जो सीधे कहे कि मैं धर्म परिवर्तन करने वालों को एनकाउंटर करवा दूंगा। मुझको चाहिए ऐसा आदमी जो आके बोले कि क्रिश्चियन मिशनरीज को बैन कर दूंगा भारत के अंदर, ये क्रिश्चियन स्कूल्स बैन कर दूंगा भारत के अंदर, इन कन्वर्जनिस्ट को मैं क्या कहते हैं जमीन में गाड़ के उस पर गोभी उगवा दूंगा। मुझे चाहिए ऐसा आदमी, मुझे वो लगता है भारत का लीडर। ये लिबरल डिप्लोमेटिक भुइयाँ छाप लोग हैं। भारत भूमि में आप जो आइडियोलॉजी चल रही है, चाहे वो मैकॉले चलाए हों, चाहे वो स्टालिन की चला ले या लेनिन की चला लें, कार्ल मार्क्स की चला लें, वो इस धरा के लिए है ही नहीं। ये धरा तो रक्त मांगती थी, ये धरा तो रक्त मांगती थी। आपने पसीने तक निपटा के रखा है, लोगों के पसीने निकाल देते हैं, सांस निकाल देते हैं। ये धरा रक्त मांगती थी। आज़ादी आपकी बिना रक्त की हुई है। भाई पाकिस्तान बन गया तुम्हारा, इतनी बड़ी सरकार है तुम्हारी, तुम बहुत कुछ, तुम 370 हटा दिए। रोहिंग्यों पे क्यों नहीं काम कर पा रहे हो? बांग्लादेशी बॉर्डर क्यों नहीं सील कर पा रहे हो? अरे तुम्हारे अंदर दम है। मैं सीधी बात बोलता हूं, अगर भारत के अंदर एक स्ट्रांग रीढ़ वाला नेतृत्व होता तो आज बांग्लादेश का हिस्सा हमारे पास रहता। मोदी जी की रीढ़ मजबूत है या कमजोर है? भारत में किसी भी अभी तक में जितने प्रधानमंत्री बने हैं उनमें से किसी की भी रीढ़ इतनी मजबूत नहीं है। चंद्रशेखर जी के बारे में क्या कहेंगे? सरकारी कितने दिन चली उनकी? पर उन्होंने कहा ना कि एवरेस्ट झंडा फहराने के लिए होता है। चंद्रशेखर सिंह सोशलिस्ट थे, ठीक है, बहुत अच्छे नेता थे, सोशलिस्ट थे। और भारत के अंदर सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी आई है कहाँ से आई? कहाँ से आई सोशलिज्म की आइडियोलॉजी? बताइए। यूरोप से कि रशिया से? जितनी बाहर से आई, जिन देशों से आई, उन देशों के अंदर की परिस्थिति, वहां के मापदंड क्या थे उनके। भाई साहब आपने क्या किया, एक हाथी को एक घोड़े का सिलेबस दे दिया। अब हाथी दौड़ रहा है, हाथी दौड़ रहा है, वो बायोलॉजिकली वो छलांग नहीं मार सकता, लेकिन वो प्रयास कर रहा है छलांग मारने का। हमारे देश के अंदर जितनी भी आइडियोलॉजी आई है, चंद्रशेखर सिंह की हो, किसी की हो, वो बाहरी आइडियोलॉजी से प्रभावित थे। शुरू में तो अच्छा लगा, शुरू में तो बढ़िया लगा, बहुत मजा आया, लेकिन लेटर ऑन उसने डिग्रेड करके क्या दिया? चंद्रशेखर सिंह की आइडियोलॉजी से डिग्रेड करके हमको बिहार मिला। बिहार के अंदर देखें क्या परिस्थिति रहा, इतना हेट्रेड बैठा हुआ है, ग्रोथ नहीं हो पाया। यूपी के अंदर माफिया राज बैठ गया। तो उनकी आइडियोलॉजी मतलब ठीक है, स्ट्रांग नेता थे। हम जब रीढ़ की बात करते हैं, अगर रीढ़ तो उनकी मजबूत, हाँ रीढ़ थी, हाँ ठीक है, जो कह दिया सो कर दिया, जो करते थे वो स्पष्टवादी। आपने कहा कि सत्ता कितने दिन रख पाएगा, लेकिन रीढ़ अगर कमजोर होती तो रख सकते थे वो सत्ता। ये बताइए कि चंद्रशेखर सिंह क्या रोहिंग्यों का जेनोसाइड करवा सकते थे भारत में? जेनोसाइड एक विकल्प दिखता है आपको? बिल्कुल, और कोई ऑप्शन ही नहीं। आप कहां भर के भेजेंगे? आपके ऊपर इंटरनेशनल दबाव बन जाएगा, दुनिया भरती है नहीं नहीं ह्यूमन राइट्स। वेयर इज इंडिया? इंडिया हैज बीन टीचिंग दिस वर्ल्ड अबाउट ह्यूमैनिटी। वेयर इज ह्यूमैनिटी इन इंडिया? आप इमेज के चक्कर में पड़ जाएंगे। इमेज गए तेल लेने, भगाओ कचरा, घर साफ करो। कर पाएंगे मोदी जी? गूदा ही नहीं है। ये तो योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर कल्चर ला दिया, तो और स्टेट्स में इसको अडेप्ट करना थोड़ा शुरू किया, वो भी, और किसी में गूदा भी नहीं इतना। तो प्रधानमंत्री जी जो थे वो हार्डकोर हिंदुत्व लेके आए थे, इसमें सॉफ्ट होकर अब धिम्मी बनने के लेवल पे आ चुके हैं। धिम्मी समझते हैं ना, जो और सांप की तरह रेंग कर चलता है। नहीं, धिम्मी वो होते हैं जो बंगाल के अंदर हाल है, कि जब वहाँ पे मुसलमानों की उन्मादी भीड़ लगातार अत्याचार करने लगी तो वो घर पे पहुँची। वहाँ पे हिंदू लड़कियाँ थीं, वो कपड़े उतार खड़ी हो गई, भैया जो करना कर लो, जान से मत मारना। अच्छा, तो ये धिम्मी माइंडसेट है। अब भारत की हिंदुओं की स्थिति धिम्मी वाली होने वाली है, हो रही है। हमें भैया जी लेने दो, बाकी जो करना है कर लो।
अच्छा ठीक है, बैक टू द पॉइंट। मोदी जी के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि मीडिया का जो एक पहले रुख हुआ करता था मोदी जी की तरफ कि उन्होंने जो कह दिया सच है, जो कह दिया इंटरनेशनल नेशनल हर मार्केट के अंदर बिकता है चलता है, तो वो मीडिया की क्रेडिबिलिटी थोड़ी डाउन होने लगी है। मीडिया भी अब सवाल पूछने लगा मोदी जी से, भाजपा से, आरएसएस से। कौन सा मीडिया पूछ रहा है? काफ़ी जगह देखने को मिलता है सर। अभी अमित शाह जी से पूछे गए सवाल। हाँ, तो वो पूछे नहीं गए, पूछवाए गए हैं। अमित शाह जी के उत्तर भी चले होंगे, उसमें अमित शाह जी ने सटीक से जवाब भी दिया है। वो प्रश्न पूछे, पर ये कल्चर आज तक नहीं था ना, पिछले 10 सालों से ये सवाल नहीं आते थे। क्या बात करें, कांग्रेस के समय में मीडिया कांग्रेस का गुणगान करती थी, जो नहीं करते थे उनको थाने के अंदर बंद करके पीटा जाता था। क्या आज में पत्रकारों को थाने में नंगा करके मारा नहीं गया? मध्य प्रदेश का उठा के देखिए, यूपी में कितने अब तो फ्रीलांसिंग पत्रकार थोड़े हो गए तो दबाव ज़्यादा बन जाता है। हर कोई हाथ में मोबाइल कैमरा लेके और मोबाइल में कैमरा लगा के और एक यूट्यूब चैनल बना के पत्रकार बन जाता है। वरना ऐसा नहीं था कि उस समय पत्रकार भी नहीं कूटे जाते थे। ये चीज़ रही है। लेकिन मीडिया सवाल पूछे तो कांग्रेस से पूछेगी, क्योंकि इस समय सब कुछ बिका हुआ है। लोकतंत्र के 4 पिलर माने गए थे, ऐसे तो 3 होते हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट और प्रेस। प्रेस हैज़ बीन सप्रेस्ड, जुडिशरी इज गोइंग थ्रू देयर ओन प्रॉब्लम, एग्जीक्यूटिव इज अंडर दी पार्लियामेंट। तो अब आपका जो लोकतंत्र है वो झंडतंत्र बन चुका है, और ये झंडतंत्र आज़ादी के बाद से था। इट इज़ द वर्स्ट थिंग इंडिया कुड गेट, और वो आज आपके सामने पड़ी हुई है। तो मोदी जी के खिलाफ में कोई मीडिया नहीं है। अगर होती तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाया जाता। लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए कि अभी हम मुद्दा उठा दें कोई, तो उतने में भाई क्या कहते हैं, कोई ना कोई ऐसा प्रकरण आ जाएगा, कोई अटैक की बात आ जाएगी, कहीं कोई घटना की बात आ जाएगी, कहीं वीडियो चलने लग जाएंगे बांग्लादेश के कि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं। तो भाई हिंदुस्तान में मारे जा रहे हैं, बंगाल में मारे जा रहे हैं, मिजोरम में मारे जा रहे हैं, मणिपुर में मारे जा रहे हैं। उनके ऊपर बोलो क्रिश्चियन कन्वर्ट। देखिए, और मैं बताता हूं, मुसलमान के ऊपर एक दफा बोल भी लेती है सरकार। सबसे बड़ा थ्रेट जो भारत के अंदर है वो क्रिश्चियन मिशनरीज है। सबसे बड़ा थ्रेट, उनके ऊपर बोल भी नहीं पाते ये। अभी मान लीजिए कि मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, इसके रिप्रिकॉशंस आएंगे। मुझको भी थ्रेट आएगा, आपको भी आ सकता है, मुझको तो डेफिनेट आना है। लेकिन क्रिश्चियन मिशनरीज के ऊपर कोई कुछ नहीं बोलता। चले जा रहे हैं वहाँ पे, हॉस्पिटल बना दे रहे हैं, लोगों को कन्वर्ट कर दे रहे हैं, स्कूल बना दे रहे हैं, लोगों को कन्वर्ट कर दे रहे हैं। अच्छा, इसका कारण क्या मानते हैं आप? जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? जिम्मेदार हम हैं। हम सत्ता में तो नहीं है। हम वोट देते हैं ना। किसको दिया जाए? आपने ऑप्शन क्रिएट किया। आज मैं बोलूँ कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करना चाहता हूँ, और मैं उस पॉलिटिकल पार्टी के तहत भारत को एकदम ये जर्म फ्री कर दूंगा, तो सबसे पहला काम मेरा विरोध कौन करेगा? मुसलमान करेगा? नहीं। क्रिश्चियन करेगा? नहीं। सबसे पहला मेरा विरोध करेगा भाजपा का आदमी, जो कहेगा नहीं, मोदी जी से बड़ा हिंदू कोई है ही नहीं, आरएसएस से बड़ा असली हिंदू कोई है नहीं। आज मैं विरोध कर दूं इनकी नीतियों का, तो मुझे मुसलमान घोषित कर देंगे, कह देंगे देखो आईएसआई से फंडेड है, ये कांग्रेस का आदमी है। अच्छा, बैक टू द पॉइंट, आप क्रिश्चियन मिशनरीज की बात करें, इसके अंदर कोई इंटरनेशनल प्रेशर? बिल्कुल रहता है भैया। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन है, मैक्रो ऑर्गेनाइजेशन है, फ्री मिशनरीज हैं, इल्यूमिनाटीज हैं, सीधे CIA का इफेक्ट होता है, वैटिकन का बहुत बड़ा कई सारे मतलब अलग अलग भाग हैं जो भारत में हैं, उनके थ्रू हो रहा है। आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट क्रिश्चियन हो चुका है सर। केरल में कन्वर्जन हो गया पूरा। आप पिक्चर बनाइए केरला फाइल्स कि ISIS ले गया। रियलिटी जो है वहां पे ये है कि वहां पे क्रिश्चियन बन गए मेजॉरिटी लोग। डाइवर्जन का जो माइंड सेट है, क्योंकि आप किसी सरकार की बात मानकर तो डाइवर्ट हो नहीं सकते, वो माइंडसेट कैसे, वो माइंड वॉश कैसे किया जा रहा है? भैया, जो संस्था, जो सुविधाएं, जो व्यवस्थाएं सरकार को जनमानस तक पहुंचानी थी, वो व्यवस्थाएं कोई गवर्नमेंट इज लैकिंग समवेयर, सिस्टम इज लैकिंग समवेयर, ओके, सिस्टम इज लैकिंग एवरीवेयर।
मोदी जी 75 साल के होने वाले हैं और भाजपा द्वारा या मोदी जी द्वारा इस प्रकार के अनौपचारिक स्टेटमेंट्स दिए गए थे कि 75 वर्ष के बाद प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए देश के अंदर। और इसके साथ ही मोदी जी को इस समय कुछ बड़े झटके लगे, जैसे ट्रंप का टेरिफ या फिर राहुल गांधी के द्वारा वोट चोरी का जो अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तो इन सब आंकड़ों को, इन सब डॉट्स को अगर मैच किया जाए तो क्या ये लगता है कि हाँ मोदी जी अब वाकई कुछ समय के ही बचे? देखिए, सही से जहाँ तक मुझे अंदेशा है कि मोदी जी एक हेल्दी रिटायरमेंट लेने के 70% चांसेस हैं, और अगर ये नहीं लेते हैं तो कुछ मिस हैपनिंग होगी। फिर एक बड़ा पेड़ गिरेगा और कई पौधे दबेंगे। वो 30% जो आपको चांसेस नहीं लगते हैं कि हेल्दी रिटायरमेंट नहीं होगा, उसके अंदर क्या इसको मान सकते हैं कि मोदी जी चौथी बार वापस प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बनेंगे तो टर्म पूरा नहीं होगा। वो जो आपने शब्द यूज किया पेड़ टूटेगा, तो वो पेड़ टूटेगा किस लिए? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए टूटेगा ना? नहीं, जब बड़ा पेड़ गिरता है ना तो कई पौधे दब जाते हैं। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये किसी बहुत बड़ी पार्टी के बहुत बड़े नेता एक्टर का स्टेटमेंट था। मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। मुझे डर लगता है। कभी आप बोल जाते हैं, कभी आप डर जाते हैं। बहुत डरपोक इंसान। ठीक है। क्या मोदी जी का पतन भाजपा के पतन के बराबर होगा या फिर इन दो एंटिटीज को अलग अलग बैलेंस किया जा सकता है? देखिए, क्या है कि मोदी जी का पतन नहीं होगा। मुझे जो लगता है, जो एकदम पॉजिटिव साइड है, उनकी हेल्दी रिटायरमेंट होगी। हेल्दी रिटायरमेंट होगी। और नहीं होती है तो फिर बड़ा पेड़ गिरेगा। अच्छा, वो पेड़ अगर गिरता है तो मोदी जी के लिए नुकसानदायक होगा या भाजपा के लिए नुकसानदायक होगा? और जब पेड़ गिर जाएगा तो मोदी जी का नुकसान ही क्या रहेगा? खत्म ही सब। भाजपा भी खत्म है फिर तो। पेड़ गिरेगा, भाजपा है क्या नहीं है वो क्या होता। थोड़ा सा आप कतरा रहे हैं। मैं बहुत डरपोक इंसान हूँ, बता तो रहा हूँ, मेरा बहुत डर लगता है मुझे। अच्छा ठीक है, जिस भी प्रकार से मोदी जी इस भारत देश से विदा लेंगे तो उनको कैसे याद किया जाएगा? इतिहास में एक विकास पुरुष के रूप में याद किया जाएगा, एक तानाशाह जिस प्रकार की छवि बनाई जा रही है? लेजेंड तो बन गए, उन्होंने इतिहास में नाम लिखा लिया। नहीं, भविष्य भारत में प्रधानमंत्री के रूप में याद किए जाते हैं कौन? जैसे कि नेहरू जी, चंद्रशेखर सिंह, वाजपेयी जी, वीपी सिंह वाजपेयी जी, ये सब याद किए जाते हैं। मनमोहन सिंह कहाँ याद किए जाते? कौन? इकोनॉमिस्ट थे सर। इकोनॉमिक्स की बात है, लेकिन उस प्रकार से याद नहीं किए जाते। मैंने क्या बोला कि जिसने कुछ लेजेंडरी डिसीजंस लिए, ठीक है, उन्होंने एक व्यवस्था को अच्छे रूप से चलाया, मनमोहन जी ने, उनके द्वारा कुछ लेजेंडरी स्थापित नहीं हो पाया। इस बात को समझिएगा जी। वाजपेयी जी ने। अच्छा, इंदिरा गांधी को कहाँ देखते हैं? इंदिरा गांधी वॉज द नीड ऑफ दैट टाइम एंड ऑल्सो शी क्रिएटेड दैट नीड। वो महिला है जिसने समस्या से देश को, बहुत बड़ी समस्या देश को उभारा, और वो समस्या और वो खुद ही समस्या उसने खड़ी करी थी। अच्छा हाँ, एक्चुअली क्या है कि जब खैर इंदिरा गांधी जी से कनेक्ट मत करिए। अच्छा, खैर आप इस क्रम में मोदी जी को कहाँ देखते हैं? सबसे पहले ये बताइए। इस क्रम में मैं मोदी जी को एक बहुत बेहतरीन, बहुत उम्दा, बड़े ही महान अपॉर्चुनिस्ट के रूप में देखता हूँ। अच्छा, नंबरिंग अगर देनी हो? नंबरिंग अगर देनी हो तो ही इज फार 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 बेटर देन हर इन जुमलेबाजी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो अनफिल्टर्ड रियलिटीज़ पाने के लिए, और आशा करते हैं भविष्य में इसी प्रकार के और शोज हम दे पा रहे होंगे FIR के बिना। धन्यवाद। देखा जाएगा। आएगी तो आएगी, देखा जाएगा। 18 भाई वकील है।